चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अभी हम प्रैक्टिस करते हैं मॉडर्न फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स का। वैसे हमने जो थ्योरी देखी, जो सवाल हम अभी कर रहे हैं, प्लस जो सवाल आपकी डीपी के अंदर आएंगे और जो टेस्ट पेपर्स के अंदर आएंगे, वो सारे के सारे सवाल ही इस तरह से होंगे कि आप कम से कम हर फॉर्मूले को कम से कम एक दो बार तो देख ही लो। और जो भी जेईई मेन में सवाल आएंगे, ये मान के चलना कि इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द ही आपसे वहां पर कोई ना कोई बात पूछेंगे, ठीक है। बट फिर भी किसी बच्चे को लगता हो कि सर मुझे और सवाल करने हैं, तो बेटा अपनी जो शीट है उसके एक्सरसाइज 1 को कर सकते हो। सिंगल चॉइस क्वेश्चन तो एटलीस्ट कर ही सकते हो वो, क्योंकि मुझे तो एग्जैक्टली पता है कि ना कोई भी सवाल जो होगा एक्चुअल जेईई के अंदर इन सवालों के बाहर से आएगा ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी, बाकी सारे के सारे सवाल बिल्कुल वैसे के वैसे ही होंगे, ठीक है। चलिए सवाल करते हैं बेटा। पहला सवाल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के फॉर्मूले पर बेस्ड है और बहुत ही आसान सा प्यारा सा सवाल है, सुनिएगा। When a metallic surface is illuminated, बड़ा illuminated मतलब लाइट गिराई अपन ने, by a monochromatic light of wavelength lambda, the stopping potential is 5V0। हमें पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो तो एक तरह से काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो फोटोइलेक्ट्रॉन की है वही बताने का एक दूसरा तरीका है। आप ऐसा कह सकते हो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो बड़ा आपके पास कितनी आ गई है, बड़ा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इंटू वी एस। स्टॉपिंग पोटेंशियल है 5V0, तो बड़ा ये हो गया 5 टाइम्स EV0। अगर मैं लैम्डा वेवलेंथ की अगर लाइट गिराता हूं तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ये। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज ऑफ कोर्स आपने जो फोटोन गिराया है उसकी एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, दिस इज अवर आइंस्टाइन्स इक्वेशन, ठीक है। When the same surface is illuminated with light of wavelength 3 lambda, अगर मैं ज्यादा वेवलेंथ की अगर लाइट गिरा रहा हूं तो फोटोन के पास एनर्जी कम है। फोटोन के पास एनर्जी कम होगी तो ऑफ कोर्स जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, तो ऑब्वियस बात है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम होगा। हो सकता है कि लिखा भी हो, हाँ। When the same surface is illuminated with light of wavelength 3 lambda, the stopping potential is V0। Yes, we were expecting that। स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर V0 है तो ऑफ कोर्स आपके पास काइनेटिक एनर्जी हो गई है E टाइम्स V0, और ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इट विल बी ऑब्वियसली बेटा क्या, एनर्जी ऑफ द फोटोन, बेटा दैट इज hc अपॉन लैम्डा। सॉरी बेटा लैम्डा नहीं, अब लैम्डा 3 लैम्डा है, माइनस 5। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा है फाइंड वर्क फंक्शन ऑफ दिस मेटेलिक सरफेस। बेटा जो मेटेलिक सरफेस है इसका आपसे वर्क फंक्शन पूछा है, 5 पूछा है, निकाल लो बेटा, आ जाएगा आंसर। मेरे ख्याल से डिवाइड करते आ जाएगा बेटा, मेरे ख्याल से तो डिवाइड करते आ जाएगा। डिवाइड करोगे तो मेरे पास आ जाएगा 5 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा माइनस 5 अपॉन hc बाई 3 लैम्डा माइनस 5। मेरे पास आ गया 5 टाइम्स hc बाई 3 लैम्डा माइनस 5 टाइम्स 5 इज इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा माइनस 5। ये उधर गया तो मेरे पास आ गया है 4 टाइम्स ऑफ 5, बड़ा 4 टाइम्स ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 5 बाई 3 माइनस 1 hc बाई लैम्डा, दैट इज 2 hc बाई 3 लैम्डा। 5 माइनस 1 बड़ा 2 बाई 3, हाँ सही। मेरे पास 5 की बड़ा वैल्यू आ गई है hc अपॉन 6 लैम्डा। एक बार चेक करना बेटा, hc अपॉन 6 लैम्डा, थोड़ा दोस्त, हाँ hc बाई 6 लैम्डा। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन, बेटा ऑप्शन इज ए बेटा आपका आंसर, ठीक। इसी तरह के सवाल में हमसे ये पूछ सकते हैं बताओ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी होगी, तो उस केस में एक काम करना कि वर्क फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा थ्रेशोल्ड। तो कोई लैम्डा थ्रेशोल्ड अगर पूछेगा तो हम बोल सकते हैं कि लैम्डा थ्रेशोल्ड इज 6 लैम्डा, ठीक है। तो तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी बातें बेटा इस सवाल के थ्रू बता दी है। आई होप सारी की सारी बातें आपके दिमाग में रहेगी। सवाल हमने भले ही एक किया हो, लेकिन मैंने बातें खूब सारी इसके अंदर आपको बताई। आगे चलिए बेटा, एक और सवाल। लाइट ऑफ इंटेंसिटी I, अच्छा, is incident on a fixed plane surface at an angle 30 डिग्री with the surface। बड़ा कोई सरफेस है,
ठीक है। लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई इज इंसिडेंट ऑन ए फिक्स्ड प्लेन सरफेस एट एन एंगल 30 डिग्री विद द सरफेस। सरफेस के साथ 30 डिग्री है बेटा, सरफेस के साथ अगर 30 डिग्री है तो नॉर्मल के साथ ऑब्वियस बात है बेटा कितनी है 60 डिग्री। ठीक है। ए 50% ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड, बेटा 50% ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड मतलब स्मॉल आर की वैल्यू है 0.5, मतलब 0.5 इज द फ्रैक्शन ऑफ द फोटॉन्स विच विल गेट रिफ्लेक्टेड और बाकी 0.5 इज द फ्रैक्शन ऑफ द फोटॉन्स विच गेट एब्जॉर्ब्ड एंड द रिमेनिंग लाइट इज एब्जॉर्ब्ड। बड़ा ठीक है। मुझसे पूछा है कि रेडिएशन प्रेशर कितना होगा इस केस में, और रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला आप बड़ा सीधा याद रख सकते हो कि इट इज 1 + r I टाइम्स cos स्क्वायर थीटा अपॉन c। 1 + r, बड़ा r है 0.5, I तो बड़ा I है cos स्क्वायर 60 अपॉन c। बड़ा 1 + 0.5 इज ऑफ कोर्स 3/2, I तो ठीक है बेटा। cos 60 इज कितना, हाफ का स्क्वायर बड़ा कितना हो गया 1/4, c तो बड़ा नीचे है ही है 3i अपॉन 8 से, बड़ा 3i अपॉन 8 सी मस्ट बी सम ऑप्शन, बड़ा ऑप्शन इज बी। इसमें बच्चों से गलती क्या होती है, वो पढ़ते वक्त, सवाल पढ़ते वक्त गलती होती है। इसमें साफ साफ बोला है कि एंगल 30 डिग्री विद द सरफेस, है ना। अक्सर सवालों के अंदर जो एंगल दे रखा होता है नॉर्मल के साथ दे रखा होता है, फॉर्मूला भी किसके साथ होता है, नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है उसी का फॉर्मूला होता है। लेकिन जानबूझ के सवाल में बेटा उसने जो एंगल दे रखा है वो कौन सा दे रखा है कि इस प्लेट की सरफेस के साथ इंटेंसिटी कितना एंगल बना रही है वो दे रखा है। तो ऑब्वियस बात है बेटा हमें कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड है, चाहो तो बेटा प्रूव भी कर सकते हो, एक्चुअल क्लास में प्रूव भी करा रखा होगा, लेकिन ऑब्वियस बात है कि जेईई मेन लेवल के सवाल के लिए ऑब्वियस बात है बेटा प्रूव तो अपन नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा सवाल, बढ़िया सवाल करते हैं बेटा। मान के चलें बेटा कि डी ब्रोगली वेवलेंथ पर कोई ना कोई सवाल तो पक्का आएगा ही आएगा किसी न किसी अटेम्प्ट के अंदर, तो है ना। An electron of mass m when accelerated through a potential v has d Broglie wavelength lambda। वैसे d Broglie wavelength का फॉर्मूला होता है h अपॉन मोमेंटम। मोमेंटम को हम हमेशा लिख सकते हैं रूट ऑफ 2 टाइम्स m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को हम बड़े प्यार से लिख सकते हैं चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वो पोटेंशियल डिफरेंस जिसके थ्रू आपने उसको एक्सेलरेट किया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए, सॉरी बेटा, इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ मुझे दे रखी है लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़ा स्मॉल m, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़ा e, पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा कितना है v। अच्छी बात है बेटा। द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद प्रोटॉन, बेटा प्रोटॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी, लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स उसका मास, बड़ा प्रोटॉन का मास साफ साफ बोल रखा है कैपिटल M है, एंड एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। प्रोटॉन का चार्ज कितना है e, और वही पोटेंशियल डिफरेंस है। मुझसे पूछा है लैम्डा डैश कितना होगा, डिवाइड कर दो। जैसे मैंने डिवाइड किया मेरे पास आ गया लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ कैपिटल M अपॉन स्मॉल m। लैम्डा डैश की वैल्यू आ गई है लैम्डा टाइम्स रूट ऑफ, और सर मैंने उल्टा कर दिया, लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, बड़ा नीचे ना इसलिए। ठीक है ना, लैम्डा डैश की मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा कितनी, रूट ऑफ स्मॉल m अपॉन कैपिटल M टाइम्स ऑफ लैम्डा। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट। यस यस यस, द ऑप्शन इज दिस वन, बी आपका बेटा ऑप्शन। अच्छा सवाल था, सब बच्चे समझ गए। ठीक है, इसी बहाने बेटा मैंने आपको सारे फॉर्मूले भी दिखाई दिए। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा सवाल, बढ़िया सवाल। ठीक है बेटा, ये आसान सवालों में से नहीं आता बेटा, थोड़ा टफ सवालों में से आता है, बट फिर भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ए हाइड्रोजन एटम इज इनिशियली एट रेस्ट। बेटा आपके पास ये कोई हाइड्रोजन एटम है, वो रेस्ट पे है, एंड इज फ्री टू मूव।
मतलब कोई फोर्स लग गया तो मूव कर सकता है, इज इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। बेटा सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब ये शुरुआत में n इक्वल टू 3 पर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इट कम्स टू ग्राउंड स्टेट बाय एमिटिंग ए फोटोन। 3 से 1 पे आता है उसका इलेक्ट्रॉन, तो पूछा है कि हाइड्रोजन एटम का मोमेंटम कितना होगा। अब बच्चा कंफ्यूज, जिस बच्चे ने ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ रखा हो बच्चा कंफ्यूज कि सर हाइड्रोजन के पास मोमेंटम कहां से आ गया। समझाता हूं, पहले एक बार ध्यान सुनो। हाइड्रोजन एटम में बीचों बीच न्यूक्लियस है, ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है और ये n इक्वल टू 3 है। n इक्वल टू 1 पर एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, n इक्वल टू 2 पर एनर्जी होगी -13.6/4 और n इक्वल टू 3 पर होगी -13.6/9। फिर से लिखो, n इक्वल टू 1 पर एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट और n इक्वल टू 3 पर होगी -13.6/9, बढ़ाई आएगी 1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन उछल के यहां से यहां आएगा तो वो एनर्जी लूज करेगा, कितनी, दिस माइनस दिस, तो वो हो जाएगी 13.6 माइनस 1.51, बड़ा मेरे ख्याल से 12.09 इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन ने ये जो एनर्जी लूज की है ना, ये कहां जाएगी, वैसे तो ये फोटोन के पास जाती है, इन जनरल तो ये फोटोन के पास जाती है, लेकिन यहां पर साफ साफ ये बोला गया कि आपका जो हाइड्रोजन एटम है ना, वो इनिशियली रेस्ट पे है और फ्री टू मूव है। तो अगर इस हाइड्रोजन एटम से कोई फोटोन निकलेगा इधर की तरफ h/λ मोमेंटम के साथ, तो आपका हाइड्रोजन एटम जो m मास का है वो लेफ्ट में जाएगा मोमेंटम कंजर्व करने के लिए, क्योंकि इनिशियल सिस्टम के पास मोमेंटम 0 था तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। तो अगर एक फोटोन इधर की तरफ h/λ मोमेंटम के साथ जाएगा तो इधर की तरफ आपका ये क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन एटम जाएगा लेफ्ट में, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 तो फाइनल मोमेंटम भी 0 और इनिशियल मोमेंटम शुड बी 0, फाइनल मोमेंटम भी 0, तो बड़ा ऑब्वियस बात है कि mv शुड बी इक्वल टू h/λ। लेकिन सर ये h/λ कैसे निकालूंगा, मुझे तो मोमेंटम निकालना ना फोटोन का, बड़ा फोटोन का मोमेंटम विल बी इक्वल टू mv एंड दिस mv शुड बी इक्वल टू h/λ। सर मैं h/λ कैसे निकालूं, निकाल लेंगे। ये जो फोटोन यहां से यहां तक आया है, सॉरी ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आया है, ये अपनी एनर्जी फोटोन के फॉर्म में बाहर निकालेगा और उस फोटोन के पास एनर्जी होगी hc/λ और उसकी वैल्यू है 12.09 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो आप ऐसा कह सकते हो कि अगर मुझे h/λ लिखना है तो इट इज बेसिकली E/c या फिर 12.09 इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन c। बन गया बेटा अपना काम। था मुझसे तो मोमेंटम पूछा है, मोमेंटम की वैल्यू आ गई बेटा कितनी, 12.09 इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन c, ये आंसर है। लेकिन बेटा सारा का सारा जो आंसर है वो SI यूनिट में दे रखा है, तो चलो SI यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। 12.09 इलेक्ट्रोवोल्ट, बेटा इलेक्ट्रोवोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स डिवाइड बाई c, c इज 3 इंटू 10⁸8, बड़ा ये आ गया 4.03 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 जूल्स, बड़ा ठीक है। ये बड़ा रफली आपका 6.45 इंटू 10⁻⁻27 जूल्स, नहीं बेटा जूल्स पर मीटर पर सेकेंड, वो बेटा वापस से वही बन जाएगा आपका SI यूनिट बन जाएगी kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। 6.45 इंटू 10⁻⁻27, ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा। सवाल समझ में बेटा, ठीक है, अच्छा सवाल है। इस तरह का सवाल आप जेई एडवांस वगैरह में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई रियली होप तुम समझ होंगे कि आपका जो फोटोन, सॉरी आपका जो हाइड्रोजन एटम था वो क्यों भागा। फोटोन निकला राइट में, हाइड्रोजन एटम फ्री टू मूव था, तो नेट मोमेंटम 0 होना चाहिए, इनिशियल मोमेंटम 0 तो फाइनल मोमेंटम भी 0, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, तो बड़ा फोटोन जाएगा लेफ्ट तो ये जाएगा राइट। फोटोन के पास कितनी एनर्जी है हमें पता ही है, फोटोन के पास मोमेंटम कितना है पता ही है, जितना मोमेंटम फोटोन के पास उतना ही मोमेंटम आपके हाइड्रोजन एटम के पास। चलिए बच्चों, अच्छा सवाल था, आगे चलते हैं। अगला सवाल आराम से इत्मीनान से बढ़िया से पढ़िए। ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम द वन विच गिव्स एन एब्जॉर्प्शन लाइन, बेटा एब्जॉर्प्शन लाइन मतलब कि फोटोन जो है वो एब्जॉर्ब हुआ है,
फोटोन अगर एब्जॉर्ब हुआ है तो पक्की बात है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो लोअर लेवल से हायर लेवल पे गया होगा। कभी अगर एमिशन स्पेक्ट्रम आए तो इसका मतलब फोटोन एमिट हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आया है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर गया है। अच्छा, वापस बोलता हूं, ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम द वन विच गिव्स एन एब्जॉर्प्शन लाइन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की एब्जॉर्प्शन लाइन। बड़ा फ्रीक्वेंसी ज्यादा इसका मतलब एनर्जी ज्यादा, फोटोन के पास एनर्जी ज्यादा, तो ऑब्वियस बात है एनर्जी लेवल्स के बीच में डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। कर लेंगे। पहली बात तो ये तो तय हो गया है कि ये वाला आंसर और ये वाला आंसर तो नहीं हो सकता, या तो ये होगा या ये होगा। एब्जॉर्प्शन लिखा हुआ है तो ऑब्वियस बात है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे नहीं गया होगा, नीचे से ही ऊपर गया होगा। ठीक है, अब इन दोनों में देख लो, दोनों में से किसके पास एनर्जी ज्यादा है। इसके पास, इससे जो फोटोन निकला होगा उसके पास एनर्जी होगी एनर्जी एट लेवल 1 माइनस एनर्जी एट लेवल 2। एनर्जी एट लेवल 1, सॉरी बेटा मैंने उल्टा बोल दिया, 2 पर एनर्जी ज्यादा है, 1 पर एनर्जी कम है। एनर्जी एट 2 माइनस एनर्जी एट 1, 2 पर एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। बेटा हाइड्रोजन एटम है इसलिए जेड तो बेटा आपका 1 ही आ गया। माइनस 1 पर एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। बेटा माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट इंटू 3/4। ये एनर्जी का फोटोन निकल रहा है। 3 से 8 में कितना होगा बेटा, 3 से 8 में ऑफ कोर्स 3 से 8 में जो फोटोन होगा उसके पास एनर्जी होगी एनर्जी एट 3, सॉरी बेटा एनर्जी एट 8 माइनस एनर्जी एट 3। एनर्जी एट 8 कितनी होगी, -13.6 अपॉन 8 का स्क्वायर माइनस एनर्जी एट 3, एनर्जी एट 3 माइनस बेटा माइनस माइनस हो गया प्लस 13.6 अपॉन बेटा 3 का स्क्वायर, बेटा 3 का स्क्वायर ऑफ कोर्स 9। चेक कर लो इन दोनों में से ज्यादा बड़ी एनर्जी कौन सी है। बेटा ये वाली एनर्जी आपकी बड़ी है। एनर्जी इज ऑफ कोर्स H इंटू एफ, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो दोनों में से बड़ा कौन सा आंसर होगा, ये वाला आपका आंसर होगा। आई रियली होप समझ होंगे। ये दोनों क्यों काट दिए, ये दोनों क्या काट दिए बेटा, ये दोनों इसलिए काट दिए क्योंकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात हो रही है, एमिशन स्पेक्ट्रम की बात नहीं हो रही है। चलिए बच्चों, एक और बढ़िया सवाल, कॉलिजन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवाल है। आराम से इत्मीनान से सुनिएगा, समझिएगा। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रोवोल्ट कोलाइड्स विथ हाइड्रोजन एटम इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। बेटा हाइड्रोजन एटम में n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 पर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि बेटा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 2। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आपके इस हाइड्रोजन एटम के पास जो एनर्जी होगी बेटा दैट विल -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। अज्यूमिंग लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द कोलिजन टू बी क्वांटाइज्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बेटा कान खोल के सुन लेना, इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। निकाल देंगे कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो आया है, आया है, आया है, आया है, 10 इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी के साथ आया है, और बेटा वो इस इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है। ये टक्कर कैसी हो सकती है, इस बारे में जो गलत स्टेटमेंट हो वो आपको ढूंढना है। चलिए सोचते हैं। पहला ऑप्शन है द कोलिजन मे बी परफेक्टली इलास्टिक, द कोलिजन मे बी इनइलास्टिक, द कोलिजन मे बी इलास्टिक, द कोलिजन मस्ट बी इनइलास्टिक। सोचते हैं। देखो यार, अगर इस पहले मैं एक बात सोच लेता हूं कि इनइलास्टिक परफेक्टली इनइलास्टिक हो सकता है क्या। परफेक्टली इनइलास्टिक होने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन आएगा और अपनी सारी की सारी एनर्जी को लूज कर देगा, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये 10 इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी लेकर बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। से बाहर आ सकता है कि हाँ बेटा, बाहर आने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी तो चाहिए, इसके पास तो 10 इलेक्ट्रोवोल्ट है, तो सारी की सारी एनर्जी लूज करके बड़ा बाहर बड़े आराम से आया जा सकता है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इज ऑफ कोर्स पॉसिबल। मैं ये नहीं कह रहा कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन ही होगा, बट परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो सकता है। द कोलिजन मे बी इनइलास्टिक, हाँ इनइलास्टिक कोलिजन भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये अपनी 10 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो लूज करे,
और हिस्सा लूज करके ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये n=2 से n=3 पर या फिर n=4 पर या n=5 पर चला जाए, तो हाँ इनइलास्टिक कोलिजन भी हो सकता है। क्या इलास्टिक कोलिजन भी हो सकता है? हाँ बेटा, इलास्टिक कोलिजन भी हो सकता है कि एनर्जी में किसी प्रकार का कोई लॉस ही ना हो, एनर्जी में किसी प्रकार कोई लॉस भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है ना। इलास्टिक कोलिजन तो हमेशा ही आपका पॉसिबल रहता ही रहता है। ये हम आपको बड़ा नोट्स के अंदर भी इस बात को लिखा चुके हैं कि किसी प्रकार का कोई एनर्जी का लॉस हो ही नहीं। द कोलिजन मस्ट बी इनइलास्टिक, बेटा इसमें भी मे है, इसमें भी मे है, इसमें भी मे है और इसमें मस्ट है। डी ऑप्शन ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इनइलास्टिक कोलिजन ही पॉसिबल है और किसी प्रकार का कोलिजन पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियस बात है बेटा, आपका जो डी ऑप्शन है वो गलत है और बाकी तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। किसी भी प्रकार का कोलिजन पॉसिबल है। ठीक है, आगे चलते बेटा। अच्छा सवाल, एक्सरे के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर देखें तो बड़ा बढ़िया सवाल है, सुनिएगा आराम से इत्मीनान से, बड़ा सवाल पढ़ो और करो। ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग ए कॉपर टारगेट प्रोड्यूस एक्सरे, इट्स स्पेक्ट्रम इज शोन, बड़ा डायग्राम में बता रखा है। ये आपकी कट ऑफ वेवलेंथ है, ठीक है बेटा, इस तरफ वेवलेंथ है और इस तरफ बेटा उसकी इंटेंसिटी है। ठीक है, ये यहां पर जो इस वेवलेंथ पर बेटा इंटेंसिटी ज्यादा आई है, इस वेवलेंथ पर इंटेंसिटी ज्यादा आई है, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज है। अगर ये λ1 है और अगर ये λ2 है तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, ये मिनिमम वेवलेंथ है, ये बड़ा कट ऑफ वेवलेंथ है। ठीक है, कीपिंग द वोल्टेज सेम, जो बड़ा आपका कोलिज ट्यूब है उसका एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है ना, वो तो आपने सेम रखा हुआ है और आपने कॉपर टारगेट को रिप्लेस कर दिया किसी डिफरेंट टारगेट से। ठीक है, द कट ऑफ वेवलेंथ एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे ऑफ द न्यू स्पेक्ट्रम, मतलब आपने जो टारगेट मेटल था वो चेंज कर दिया, बाकी सारी चीजें वही है, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज वगैरह वही है। तो नए वाला जो टारगेट है उसके हिसाब से कट ऑफ वेवलेंथ में क्या चेंज आएगा, ये जो कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ है इनमें क्या चेंज आएगा, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस पढ़ते हैं बेटा। कट ऑफ वेवलेंथ विल रिमेन अनचेंज्ड व्हाइल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइंस विल बी डिफरेंट। यार पहला ऑप्शन इसलिए लग रहा है, हमारा जो कट ऑफ वेवलेंथ है उसका सीधा का सीधा फॉर्मूला हमने याद कर रखा है कि कट ऑफ वेवलेंथ इज बड़ा 12,420 एंगस्ट्रॉम अपॉन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। इसमें ये वाला फैक्ट तो कहीं आया ही नहीं आपका कि Z क्या है, मतलब जो टारगेट मेटल है उसका एटॉमिक नंबर वगैरह क्या है। तो अगर आपने टारगेट मेटल चेंज भी कर दिया और एक्सेलरेटिंग वोल्टेज अगर वही का वही रखा तो कट ऑफ वेवलेंथ तो वही रहेगी। ये सवाल कह रहा है कि कट ऑफ वेवलेंथ तो वही की वही रहेगी, लेकिन आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन है, ये जो लाइंस है ये चेंज होगी। आप बोलोगे हाँ सर ये चेंज होनी चाहिए। ये जो लाइंस है इनकी फ्रीक्वेंसी जो है उसका फॉर्मूला हुआ करता था A टाइम्स Z माइनस B। ये Z क्या है, जो आपका टारगेट मेटल है उसका एटॉमिक नंबर है। टारगेट मेटल चेंज तो ऑफ कोर्स उसका एटॉमिक नंबर चेंज, उसका एटॉमिक नंबर चेंज तो ऑफ कोर्स बड़ा कैरेक्टरिस्टिक वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज तो ऑफ कोर्स बड़ा वेवलेंथ भी आपकी चेंज। तो मुझे तो पहला ऑप्शन ही सही लग रहा है कि अगर आपने टारगेट मेटल अगर चेंज किया है और एक्सेलरेटिंग वोल्टेज उतना का उतना रखा है तो कट ऑफ वेवलेंथ में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन हमारी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज चेंज होंगी। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का नाम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे पड़ा ही इसलिए था बिकॉज इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टारगेट मेटल। टारगेट मेटल चेंज तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे चेंज। मेरे ख्याल से बाकी ऑप्शंस पढ़ने की मेरे को जरूरत नहीं है, पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो गया बेटा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आसान सा सवाल बेटा, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पटकने लायक ही सवाल है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ए बीम ऑफ 28 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट, मतलब बेटा 28,000 वोल्ट, 28,000 इलेक्ट्रोवोल्ट, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक ए टारगेट जनरेटिंग एक्सरे, द मिनिमम वेवलेंथ कॉल्ड कट ऑफ वेवलेंथ। बेटा कट ऑफ वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, बेटा कट ऑफ वेवलेंथ का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है 12,420 इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसकी एनर्जी, बेटा कितनी है 28,000 इलेक्ट्रोवोल्ट। इलेक्ट्रोवोल्ट इलेक्ट्रोवोल्ट बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल।
बेटा मेरे ख्याल से 0.44 आ जाएगा, 0.44 एंगस्ट्रॉम। बेटा 0.44 एंगस्ट्रॉम। अरे सारे नैनोमीटर में दे रखे हैं बेटा, सारे के सारे अगर नैनोमीटर में दे रखे हैं तो 0.044 नैनोमीटर। बेटा 0.044 नैनोमीटर। बेटा ऑप्शन मस्ट बी सी, सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगेन बेटा अच्छा सा आसान सा सवाल। ऐसे सवाल बेटा अगेन आप जेई में एक्सपेक्ट कर सकते हो। हालांकि ये जो सवाल मैं पूछ रहा हूं ऐसा सवाल जेई एडवांस ने पूछ रखा है, लेकिन सवाल आसान ही था वो भी। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल वाज प्लॉटेड अगेंस्ट लाइट फ्रीक्वेंसी। बेटा इस तरफ तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है और इस तरफ बेटा जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी है। द बेस्ट स्ट्रेट लाइन वाज फिटेड टू द एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स। बेटा कुछ कुछ पॉइंट्स थे, इनके बीच में वो ग्राफ बनाया गया और स्ट्रेट लाइन आ गई। मुझसे पूछा है कि बेटा बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। बेटा इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना होगा, बड़े आराम से बताएंगे। क्या हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और स्टॉपिंग पोटेंशियल बीच में फॉर्मूला पता है? मेरे बच्चे में के मैक्स और फ्रीक्वेंसी के बीच में जरूर मेरे पास फॉर्मूला है कि जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। हमने जो फोटोन गिराया उसके पास कितनी एनर्जी है, माइनस वर्क फंक्शन। बेटा के मैक्स बोल दो या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल दो, एक ही बात है। मेरे पास आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल्स टू एच बाई ई इंटू एफ माइनस फाइव बाई ई। इट इज समथिंग वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। आराम से देखो बेटा, वाई एक्सिस के अलोंग तो आपका वी है, एक्स एक्सिस के अलोंग आपका एफ है। तो इतना तो मेरे बच्चों को कंफर्म हो चुका है कि ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, और जो स्लोप होगा वो आपका h बाई ई हो जाएगा। और तो और कोई मुझसे अगर पूछेगा कि y इंटरसेप्ट क्या होगा, बेटा y इंटरसेप्ट होगा माइनस फाइव बाई ई। पूछा नहीं मुझे, तो सिर्फ ऐसे स्लोप पूछा है। बेटा स्लोप मस्ट बी h बाई ई, यस द स्लोप इज गोइंग टू बी h बाई ई। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो बड़े आराम से कह सकता हूं कि tan थीटा इज योर स्लोप एंड स्लोप इज h बाई। इतना ही पूछा अपन से, ठीक है। चलिए अगेन बेटा अच्छा सा प्यारा सा सवाल। हालांकि इस सवाल का ऐसे कोई हमारे चैप्टर से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ये तो यूनिट का सवाल है, कर लेंगे। इन ए न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर प्लैंक, स्पीड ऑफ लाइट एंड टाइम। वैसे बेटा फंडामेंटल यूनिट होती है लेंथ, टाइम और मास, बट इसने बोल दिया कि नई फंडामेंटल यूनिट जो है वो h है, c है, c मतलब बेटा स्पीड ऑफ लाइट, और टाइम है। मुझसे पूछा रिडबर्ग कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होगी, निकाल दूंगा। वैसे मैं जानता हूं कि रिडबर्ग कांस्टेंट की यूनिट होती है मीटर इनवर्स, तो उसकी डायमेंशन मैं जानता हूं मीटर इनवर्स मतलब एक तरीके से लेंथ का इनवर्स है। लेकिन लेंथ के इनवर्स में नहीं पूछा, इनमें पूछा है। अरे कर देंगे। तुम इस बात को जानते हो कि c मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट। बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ऑफ कोर्स मीटर पर सेकंड। बेटा मीटर पर सेकंड की डायमेंशन होगी lt माइनस वन। इसकी बेटा क्या होगी t। h की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे ख्याल से इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ही मेरा l आ जाएगा। इसका मतलब c इंटू टी की जो डायमेंशन है बेटा वो क्या है, l। c इंटू टी की डायमेंशन क्या है, l। तो ये तो l माइनस वन है, l माइनस वन की डायमेंशन क्या होगी, c की पावर माइनस वन, t की पावर माइनस वन। दिस मस्ट बी आंसर। अच्छा h भी है क्या, तो h पर जीरो लगा दूं क्योंकि h इसमें है तो नहीं। तो h c की पावर माइनस वन, t की पावर माइनस वन। बेटा कोई ना कोई ऑप्शन होना चाहिए सब। एच जीरो, सी की पावर माइनस वन, टी की पावर माइनस वन। बेटा बी आपका ऑप्शन आ गया, बेटा बी आपका ऑप्शन आ गया, ठीक। आगे चलो। अच्छा नेक्स्ट बहुत ही बढ़िया सवाल, दो अलग अलग फॉर्मूले रिलेट करके बेटा अच्छा सा सवाल बनाया गया है, और एक ही सवाल से हमारे दो बहुत ही प्राइम फॉर्मूले याद हो जाएंगे, हमारे दो प्राइम फॉर्मूले याद हो जाएंगे।
अच्छे अच्छे फॉर्मूले हमारे याद होंगे। सवाल आराम से पढ़ना, आराम से करना। सवाल क्या बेटा, हमारे पास लैंग्वेज में शायद ये लिखा हुआ है कि द रेडियाई ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स आर इन रेशियो 3:2। गौर करना बेटा, रेडियाई ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स आर इन रेशियो 3:2। बेटा न्यूक्लियाई का जो रेडियस होता है उसका फॉर्मूला होता है R इज टू R0, उसका मास नंबर की पावर 1/3। अज्यूमिंग दैट हाइड्रोजन लाइक एटम है, अच्छी बात है बेटा। द रेशियो ऑफ देयर ऑर्बिटल रेडियस ऑफ के शेल, बेटा के शेल मतलब n = 1 का जो एटम का रेडियस है उसका रेशियो निकालना है। हमें ये अज्यूम करना है कि जितने प्रोटॉन है उतने ही न्यूट्रॉन है। थोड़ा टफ हो गया। एक न्यूक्लियाई जो है उसके बेटा मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मान रहा हूं Z1, नंबर ऑफ जो दूसरा वाला न्यूक्लियाई है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मान रहा हूं Z2। इसके पास जितने प्रोटॉन है उतने ही न्यूट्रॉन है, तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होंगे वो 2 टाइम्स Z1। इसके पास टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो होंगे बड़ा वो होंगे 2 टाइम्स ऑफ Z2, क्योंकि जितने न्यूट्रॉन उतने प्रोटॉन सवाल में बोल रखा है। रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3। पहले वाले का रेडियस, पहले वाले के न्यूक्लियस का रेडियस और दूसरे वाले के न्यूक्लियस का जो रेडियस है उसका रेशियो मुझे दे रखा है 2/3। बेटा R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा। इट शुड बी पहले वाले का मास नंबर अपॉन दूसरे वाले का मास नंबर की पावर 1/3। पहले वाले का मास नंबर है 2 टाइम्स Z1, दूसरे वाले का मास नंबर है 2 टाइम्स Z2 की पावर 1/3। बेटा 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। बेटा क्यूब करना दोनों तरफ, 27/8 इज इक्वल्स टू Z1/Z2। ये लो बेटा मेरे पास Z1/Z2 आ गया है ये। अब सवाल में पूछा क्या है कि इसका जो एटम है और इसका जो एटम है इसके के शेल का रेडियस बताओ। तो मेरे बच्चे बोले सर के शेल का रेडियस जो है उसका फॉर्मूला हुआ करता 0.511 इंटू n²/z। के शेल के लिए ऑफ कोर्स n को तो मुझे दोनों टाइम 1 ही रखना पड़ेगा। मैं बड़े आराम से बोल सकता हूं कि रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। यहां पर बड़ा रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि ऑर्बिटल रेडियस पहले वाले का और ऑर्बिटल रेडियस दूसरे वाले का इज इक्वल्स टू Z2/Z1। बड़ा Z2/Z1 बेटा मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा, 8/27 आ जाएगा। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन। हाँ बेटा 8/27 इज द बी ऑप्शन। ठीक है बेटा, अच्छा सवाल था। ये किसकी रेडियस का फॉर्मूला है, न्यूक्लियस की रेडियस का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है बेटा, एटम का जो ऑर्बिटल लेवल्स है उनका फॉर्मूला है। दोनों फॉर्मूला का रिवीजन आपका इससे हो ही गया। आगे चलते बच्चों, नेक्स्ट इज अच्छा सा प्यारा सा सवाल सुनिएगा। इन एन अल्फा डीके द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 48 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। सुनना बेटा, ये मेरे पास एक एक्स न्यूक्लियस है। ये एक्स न्यूक्लियस टूटा अल्फा पार्टिकल में और वाई में। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम। ठीक है ना, ये 2 4, ये बड़ा Z, ये Z-2, ये बड़ा A, ये आपका A-4। कोई दिक्कत नहीं है। ये X टूटा अल्फा पार्टिकल में और Y में। बड़ा मानता हूं कि अल्फा पार्टिकल इधर आ गया और आपका जो Y है वो इधर आ गया। ये रेस्ट पे था, टूटा तो एक जना लेफ्ट जाएगा तो एक जना राइट जाएगा। अल्फा पार्टिकल के पास एनर्जी है 48 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ये हीलियम न्यूक्लियस है एक तरीके से। एंड Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन इज 50 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। पूरी रिएक्शन की Q वैल्यू है 50 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। 50 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट टोटल एनर्जी निकली है। टोटल एनर्जी दो जने खा गए, कौन कौन, अल्फा खा गया और वाई खा गया। अगर अल्फा खा गया 48 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट तो बाकी 2 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट खा गया है आपका वाई। कोई गामा पार्टिकल वगैरह निकला नहीं है। बड़ा वो सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि डॉटर न्यूक्लियस जो वो ग्राउंड स्टेट वगैरह पे है, कोई और एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन वगैरह कुछ नहीं हुआ, तो सारी एनर्जी इन दोनों ने ही खा ली है। मुझसे मास नंबर ऑफ मदर न्यूक्लियस, इसका मास नंबर पूछा है, बता देंगे बड़े आराम से बता देंगे। हम जानते हैं कि इनिशियल मोमेंटम 0 तो फाइनल मोमेंटम भी 0,
फाइनल मोमेंटम जीरो होने के लिए जितना मोमेंटम इसका उतना मोमेंटम इसका। मोमेंटम होता है रूट ऑफ 2 टाइम्स इसका मास, अल्फा पार्टिकल का मास तो होता है 2 AMU मल्टीप्लाइड बाय इसकी काइनेटिक एनर्जी 48। इसका मोमेंटम होगा रूट ऑफ 2 टाइम्स इसका मास इंटू इसकी काइनेटिक एनर्जी 2। हम जानते हैं इनिशियल मोमेंटम जीरो तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो, तो लेफ्ट का मोमेंटम बराबर राइट का मोमेंटम, बड़ा दोनों को बराबर किया। जैसे दोनों को बराबर किया 2 से 2 कैंसिल हो गया, बड़ा मास ऑफ वाई बड़ा मेरे पास कितना आ गया 96 AMU। तो इसका मास मेरे पास आ गया है 96 टाइम्स AMU। इसका मास 96 AMU, इसका मास बेटा 4 AMU, ओ सॉरी बेटा इसका मास बेटा 4 AMU है। बेटा मास ऑफ वाई बेटा मेरे पास कितना आ गया 96। इसका मास बेटा 4 AMU, इसका मास बेटा 96 AMU। तो बड़ा ऑब्वियस बात है कि इसका मास कितना होगा 4 AMU प्लस 96 बेटा कितना 100 AMU। बेटा मास नंबर ऑफ मदर न्यूक्लियस विल बी 100। वैसे मैंने मेरे बच्चों को डायरेक्टली भी ये चीज याद करा रखी है, मैंने याद करा रखी है कि ये दोनों काइनेटिक एनर्जी को बांट लेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। इसके मुकाबले अगर इसके पास एनर्जी 24 गुना है, बेटा इसमें 2 है उसमें 48 है, तो इसके मुकाबले इसके पास मास 24 गुना होना चाहिए। इसका मास तो 4 AMU है, तो ये तो हीलियम न्यूक्लियस है, हीलियम न्यूक्लियस का मास है 4 AMU, तो उसका 24 गुना ये है, तो इसका कितना हो गया 96 बेटा इसका मास नंबर है 96, इसका मास नंबर है 4, तो बेटा इसका मास नंबर कितना होगा 100। तो सीधे रिजल्ट बेटा अपन को याद थे, चिपका सकते थे, मैंने थोड़ा और बेसिक से बता दिया। अदरवाइज आप चाहो थोड़ा याद करना चाहो याद कर लो, ठीक याद तो हो ही गया होगा। आगे चलते हैं बेटा, सीधा सपाट सा ही सवाल सुनिएगा। इन ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एक्स डिकेज टू ए स्टेबल वाई। बेटा एक्स जो है वो टूट कर वाई में कन्वर्ट हो रहा है। देन द ग्राफ ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई, वाई के फॉर्मेशन, वाई के बनने की रेट क्या है? बेटा वाई के बनने की रेट वही है जो जो एक्स के टूटने की है, क्योंकि वाई और कैसे तो बन नहीं रहा, सिर्फ एक्स से बन रहा है। जैसे सुनो, t इज इक्वल्स टू 0 पर इसके पार्टिकल्स n0 थे, इसके 0 थे। मान लो किसी टाइम t पर a के पार्टिकल्स हो जाएंगे n0 e⁻⁻ लैम्डा t। इसके टूटने की रेट, इसकी जो एक्टिविटी है, अरे बड़ा वही तो इसकी बनने की रेट है, तो आप बोलोगे सर एक्टिविटी तो होती है -dn/dt। मेरा बेटा जैसे ही उसको डिफरेंशिएट किया मेरे पास आ गया दैट इज इक्वल्स टू n0 इंटू लैम्डा इंटू e⁻⁻t। ये है एक्स के टूटने की रेट और वाई के बनने की रेट। इसका ग्राफ देख लो। मेरे बच्चे बोलेंगे सर ये तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये वाला आंसर होना चाहिए। शुरुआत में आपकी बनने की रेट थी n0 इंटू लैम्डा और उसके बाद लगातार 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 एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। सी ऑप्शन आंसर होना चाहिए। ठीक है, सीधा सपाट सवाल। आगे चलते हैं बेटा, बहुत ही बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल, प्यारा सवाल। द हाफ लाइफ ऑफ I-131 इज 8 days। बेटा हाफ लाइफ जो है वो 8 दिन है। हालांकि इस फैक्ट का मेरे ख्याल से कोई यूज नहीं है, बट सुनो, एट t इज इक्वल्स टू 0 सैंपल कंटेन्स रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई। ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके ऑफ एनी न्यूक्लियस इन 10 हाफ लाइफ। किसी भी न्यूक्लियस के 10 हाफ लाइफ के अंदर टूटने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? बेटा मान लो कि ये आपका सैंपल है, इसमें खूब सारे न्यूक्लियाई हैं, इसमें खूब सारे न्यूक्लियाई। किसी भी एक न्यूक्लियाई का 10 हाफ लाइफ में टूटने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मुझसे ये पूछिए। सोचते मान लो कि t इज इक्वल्स टू 0 पर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे n0,
जैसे टाइम आपका 10 हाफ लाइफ हुआ, जो आपके पास पार्टिकल्स बचेंगे उनकी संख्या हो जाएगी, मैंने फॉर्मूला सिखा रखा है, एन नॉट अपॉन 2⁻n। एन मतलब कितनी हाफ लाइफ हो चुकी हैं, तो दैट इज एन नॉट अपॉन 2⁻n। इतने पार्टिकल्स बचे हैं। कितने पार्टिकल्स इन 10 हाफ लाइफ में डिके हो चुके, तो आप बोलोगे सर जो डिके हो चुके हैं उनकी संख्या है एन नॉट 1 माइनस 1 अपॉन 2⁻10। बट 2⁻10 बड़ा 1024 होता था 1024, तो बड़ा ये हो जाएगा एन नॉट 1023 अपॉन 1024। आराम सुनना, टोटल पार्टिकल्स आपके एन नोट थे, उनमें से रैंडमली इतने पार्टिकल्स मर चुके हैं, टूट चुके हैं, डिके हो चुके हैं 10 साल के अंदर। तो किसी भी एक पार्टिकल के इन 10 हाफ लाइफ के अंदर टूटने की संभावना कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्रोबेबिलिटी इज ऑफ कोर्स फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल पार्टिकल्स कितने हैं जो मरने के लिए तैयार बैठे हैं, आप बोलोगे एन नोट। 10 हाफ लाइफ के अंदर कितने पार्टिकल मर चुके हैं, एन नोट इंटू 1023 अपॉन 1024। बड़ा आंसर आ गया है 1023 अपॉन 1024। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी वन ऑफ द न्यूक्लियाई टू डिके। बड़ा ये आपका आंसर आ चाहिए। और कोई मुझसे पूछ ले कि सर कोई पार्टिकल ना टूटे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए तुम होगे सर इतने बचे हैं, इतने बचे हैं, एन नोट टोटल थे, तो बचे हुए डिवाइड बाय टोटल, थोड़ा वो मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन 1024। कोई पार्टिकल ना टूटे, ना मरे, ना डिके हो, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है। और कोई पार्टिकल टूटे, मर जाए, डिके हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। दोनों का सम बेटा ऑफ कोर्स 1 आना चाहिए। ठीक है, ये बेटा आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो रैंडमली बेटा कोई से भी, जैसे मान लो कि 1024 पार्टिकल थे, तो उसमें से 1023 पार्टिकल आपके डिके हो चुके हैं, तो किसी भी एक पार्टिकल की बचने की संभावना कितनी है, 1 अपॉन 1024। मरने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1023 अपॉन 1024। सिंपल। आगे चलते हैं बेटा। अच्छा सवाल, अगेन हमें कॉन्सेप्ट सिखाने के हिसाब से अगर देखें तो बेटा इसमें बढ़िया बढ़िया बातें हैं। ए हेवी न्यूक्लियाई एक्स, जिसका बेटा एटॉमिक मास नंबर जो है वो 180 दे रखा है, ठीक है ना, ब्रेक्स इनटू 2 न्यूक्लियाई। बेटा ये जो एक्स है ये टूट रहा है वाई में और जेड में। एक्स का मास नंबर है 180, वाई का मास नंबर है 140, जेड का मास नंबर है 40। एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फिजन रिएक्शन, इसको तो फिजन ही बोलेगे। भारी वाला न्यूक्लियस टूटकर ऐसे 2 हल्के हल्के न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिजन। और कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी। सर कितनी एनर्जी रिलीज होगी, बता दो बेटा, कितनी एनर्जी रिलीज होगी? जो भी आपकी एनर्जी रिलीज होगी उसको तुम 2 तरीके से याद कर सकते हो। एक तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, लेकिन डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर यहां पर काम नहीं आएगा क्योंकि मास डिफेक्ट बड़ा दे नहीं रखी, मास दे नहीं रखी। सर और कोई तरीका? हाँ बड़ा एक तरीका और है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। पहले प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी लिखते हैं। प्रोडक्ट, ये वाई एक्सेस में बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी पर नंबर ऑफ न्यूक्लियन है, बाइंडिंग एनर्जी पर नंबर ऑफ न्यूक्लियन है। तो मैं प्रोडक्ट में बड़ा वाई और जेड है, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ जेड माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई क्या है बड़ा? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई है 7 इंटू 140। सर क्यों 7 लिखो ना? अरे 7 तो बड़ा बाइंडिंग एनर्जी पर नंबर ऑफ न्यूक्लियन है, और वाई के पास टोटल न्यूक्लियन की संख्या कितनी है, 140। जेड की बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी बेटा? जेड की बाइंडिंग एनर्जी होगी उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर नंबर ऑफ न्यूक्लियन मल्टीप्लाइड बाय कितने न्यूक्लियंस हैं, 8 इंटू 40 माइनस एक्स की कितनी होगी बेटा? एक्स की होगी 6 इंटू 180। बेटा ये तो 980, बेटा ये 320
ठीक है बेटा, 980 और 320 तो बेटा कितना हो गया, ठीक है बेटा, माइनस बेटा 220 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट बेटा आपका आंसर आना चाहिए। ये लो बेटा 220 मेगा इलेक्ट्रो, ये हमारा आंसर। समझिए बेटा, दोनों बातें याद रखनी है। हो सकता है कल को बेटा बाइंडिंग एनर्जी ना दे और मास डिफेक्ट दे दे, तो मास डिफेक्ट दे दो डेल्टा टाइम इनटू सी स्क्वायर, और अगर बाइंडिंग एनर्जी दे तो इस तरह से कर लिया करो, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। यहां पर बेटा हमें बाइंडिंग एनर्जी नहीं दी, बाइंडिंग एनर्जी पर नंबर ऑफ न्यूक्लियन दी, तो पहले न्यूक्लियंस की संख्या से मल्टीप्लाई करके हमने बाइंडिंग एनर्जी निकाली और फिर जाके हमने सारा सवाल किया। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलें, चलो ठीक है बेटा, आसान सा ही सवाल है, सुनिएगा। ऐसे बहुत ज्यादा बड़ा, इसमें कोई खास बात ऐसी है नहीं, आप भी कर ही लोगे, हो सकता कर भी लिया। इन ए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट फॉर ए सर्टेन कैथोड मटेरियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फाइंड वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल। बेटा पहले एक सवाल किया था जिसमें हमने ये वाला स्लोप निकाला था, नहीं याद आ रहा? तो मैंने आपको ये सिखाया था कि ये वाला जो स्लोप है, सो ये जो y इंटरसेप्ट है -5/e आएगा, याद करो, है ना? नहीं याद आ रहा, मैं करता हूं, ठीक है। तो वही वाला सवाल आप इससे बस उसमें बात कर ली थी स्लोप की, बड़ा इसमें बात कर लेंगे हम y इंटरसेप्ट की। मेरे बच्चे फॉर्मूला जानते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फोटोन की एनर्जी कितनी है माइनस वर्क फंक्शन। के मैक्सिमम बड़े आराम से लिखता हूं E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल मुझे V नॉट बोल रखा है, E को मैं लिखता हूं HF माइनस 5, बेटा V नॉट इज इक्वल्स टू H/E इंटू F माइनस 5/, ठीक है बेटा। ये H/E तो बेटा आपका एक तरीके से स्लोप हो जाएगा, और ये -5/E जो है, ठीक है बेटा, ये आपका y इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो ये जो -1 है ये बेटा तेरा एक तरीके से -5/E है, तो फाई की वैल्यू आ गई है -1 इलेक्ट्रोवोल्ट। सर बेटा माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, फाई की वैल्यू आ गई है 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। बेटा मुझसे पूछा है वर्क फंक्शन कितना होगा, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। आपको तो सिर्फ और सिर्फ 1 लिखना है, क्योंकि पहले से बोल रखा है कि आंसर में किस में लिखना है, इलेक्ट्रोवोल्ट में लिखना है। ठीक है बेटा, अच्छा सवाल, बढ़िया सवाल। अगेन बेटा ऐसे आसानी से होने वाले सवालों में से ये नहीं है। मैं तो भी मानता हूं कि हो सकता है कि जेईई मेन में इस तरह का सवाल ना पूछे, बट ठीक है बेटा, है ना, मैं तो कुछ बातें सिखाने के चक्कर में सवाल करा रहा हूं। मिनिमम एनर्जी ऑफ ए प्रोटोन टू आयनाइज, बेटा आयनाइज बोला है, एक्साइट नहीं बोला, आयनाइज बोला है, He प्लस आयन विच इज इन ग्राउंड स्टेट एंड इज एट रेस्ट इज दिस मच, देन द वैल्यू ऑफ x। सब कर देंगे, और मास ऑफ हीलियम जो है मास ऑफ प्रोटॉन से 4 गुना, सब कर दूंगा। पहले ये सोचो कि He प्लस को आयनाइज होने में कितनी एनर्जी चाहिए। हीलियम में n इक्वल टू 1 पर इलेक्ट्रॉन चिल मचा रहा है, मस्ती कर रहा है, कितनी एनर्जी है? मेरे बच्चे बोले सर एनर्जी होगी -13.6 इंटू Z² अपॉन n²। बड़ा मेरे ख्याल से -54.4 इलेक्ट्रोवोल्ट होगी। आयनाइज करना है, इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को मुझे बाहर फेंकना है, n टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी पर फेंकना है। n टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी पर बेटा एनर्जी कितनी आती है? 0। तो मुझे कम से कम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? मेरे बच्चे बोलेंगे सर यहां पर एनर्जी है -54.4 इलेक्ट्रोवोल्ट और वहां एनर्जी है 0, तो मुझे कम से कम एनर्जी देनी पड़ेगी 54.4 इलेक्ट्रोवोल्ट, जिसको तुम आयनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हो। ठीक है, इस केस में तुम इसको बड़ा क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी भी कह सकते हो। ठीक है सर, ये एनर्जी आएगी कहां से? एनर्जी आएगी कोलिजन से। मैं नहीं बोल रहा हूं बेटा, सवाल बोल रहे हैं कि एक प्रोटॉन है वो आकर टक्कर करता है इससे और वो एनर्जी देता है, तो उस टक्कर में जितनी एनर्जी का लॉस होगा, हमारी क्वांटम मैकेनिक्स से कहती है कि जब भी कोई ऐसे एटॉमिक सब एटॉमिक ऑब्जेक्ट्स की अगर टक्कर होती है तो उस टक्कर में एनर्जी का जो कोई लॉस होता है वो हमेशा एटम को एक्साइट करने के काम आता है। आराम से सुनना, ये मेरे पास एक m मास का प्रोटॉन है,
ये v वेलोसिटी से आ रहा है और इसके पास जो एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर है वो मुझे निकालनी है। लेट्स से बेटा ये E है, ये आता है और 4m मास के हीलियम से टक्कर करता है। मुझसे पूछा है कि कम से कम कितनी एनर्जी हो कि इसको एक्साइट कर दे, तो ये इससे टक्कर करेगा और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का लॉस करेगा। ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का लॉस कब हो सकता है? जब परफेक्टली इनइलास्टिक हो कॉलिजन। जब बड़ा परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन होगा तो दोनों आएंगे, टकराएंगे, चिपकेंगे और साथ मूव करेंगे किसी न किसी v डैश वेलोसिटी से। काश मैं ये v डैश निकाल पाता, तो मेरे बच्चे बोले सर निकाल लो v डैश, तो मोमेंटम कंजर्व करने की जरूरत है। इसके पास मोमेंटम है mv, इसके पास मोमेंटम है 0, इसके पास पूरा 5m जो है वो v डैश से जा रहा है। v डैश बड़ा सॉल्व करते मेरे पास आ गया है v/5 काइनेटिक। अब एनर्जी कितनी है सिस्टम के पास? अब एनर्जी है सिस्टम के पास हाफ, मास है 5m, स्पीड है v/5 का होल स्क्वायर। बड़ा कंपेयर करते बड़ा मेरे ख्याल से ये आ जाएगा E/5। शुरुआत में आपके पास एनर्जी थी E, अब है एनर्जी है E/5। आपने जो भी लॉस किया है एनर्जी का वो किया है 4E/5। और क्वांटम मैकेनिक्स हमें यह कहती है कि जो भी टक्कर के अंदर लॉस हुआ है वो हमेशा ही आपके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने का काम आएगा। अरे सर मुझे एक्साइट नहीं करना, मुझे आयनाइज करना है। अरे एक ही बात बेटा, आयनाइज करने में तो इंफिनिटी भेज रहा और क्या है। तो दिस एनर्जी शुड बी इक्वल टू 54.4 इलेक्ट्रॉन। बड़ा E की वैल्यू मेरे पास आ गई है 54.4 अपॉन 4 इंटू 5 इलेक्ट्रोवोल्ट। बड़ा एक बार चेक करना, मेरे ख्याल से 68 इलेक्ट्रोवोल्ट बड़ा आपका आंसर आया होगा। हालांकि बड़ा उसने बोल रखा है कि इसको 17 टाइम्स x लिखो। बड़ा अगर मैं इसको 17 टाइम्स अगर x लिखूंगा तो x की वैल्यू बड़ा कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। आई रियली होप तुम कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे। कॉन्सेप्ट तो मेन क्या था? मेन कॉन्सेप्ट तो ये था बड़ा बाइंडिंग एनर्जी वाला फंडा, और दूसरा ये कि एटम को एक्साइट करना हो, आयनाइज करना हो तो उसमें फंडा क्या लग रहा है? जो भी टक्कर के अंदर एनर्जी का लॉस होगा वो हमेशा आपके एटम को एक्साइट करने के काम आएगा। ये दो कॉन्सेप्ट है। हालांकि इस तरह से मल्टीपल कॉन्सेप्ट पर जे मेन में सवाल आए इस बात के चांस कम है, बट हम बातें तो सीखे हैं ना। आसान सा सवाल, बढ़िया सा सवाल, और मान के चलें कि एग्जैक्टली ऐसी ही लैंग्वेज का सवाल बेटा आप लोग कभी ना कभी जेई के अंदर करोगे, जरूर आएगा सवाल ऐसा, तो तय बात है बेटा। लास्ट ईयर भी खूब आए थे इस तरह के सवाल। तो द आयनाइजेशन काउंटर इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट डिसइंटीग्रेशन रेट। बेटा डिसइंटीग्रेशन रेट मतलब एक तरह से एक्टिविटी की बात कर रहा है, ऑफ ए सर्टेन रेडियोएक्टिव सैंपल। एट द स्टार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट द काउंटर गिव्स 121 पल्सेस इन 20 सेकेंड्स। 141 पल्सेस दे रहे हैं बेटा 20 सेकंड के अंदर। मतलब एक तरह से एक्टिविटी बता रहा है कि 20 सेकंड के अंदर मान लो 141 डीके हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से मैं ऐसे बोलता हूं कि शुरुआती एक्टिविटी जो है मैं एक बार के लिए 141 मान लेता हूं। 3 दिन बाद आपकी जो एक्टिविटी है वो घटकर 100 पल्स 20 सेकंड में हो गई है। तो ऐसे ले दो कि अब एक्टिविटी घट गई है। एक्टिविटी तो घटनी थी, 3 दिन बाद पार्टिकल्स की संख्या कम हो जाएगी तो ऑफकोर्स एक्टिविटी भी तो कम हो जाएगी। एक्टिविटी का सीधा सपाट फॉर्मूला है A इज इक्वल्स टू ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर इस फॉर्मूले से बात नहीं बनेगी क्योंकि ना फॉर्मूले में लैम्डा नहीं दे रखा, फॉर्मूला हाफ लाइफ दे रखी है। तो इसके लिए दो ए नॉट अपॉन 2 रेज टू पावर एन। एन क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं, क्या? टी अपॉन टी हाफ। मेरे ख्याल से वैल्यूज पुट करते हैं आंसर आ जाएगा। मुझसे पूछा बेटा कितनी हाफ लाइफ हो जाएगी? लो बेटा, एक्टिविटी इज इक्वल्स टू इनिशियल एक्टिविटी अपॉन 2 रेज टू पावर टी अपॉन टी हाफ। अभी कितनी एक्टिविटी बेटा? 100। पहले कितनी थी बेटा? 141 अपॉन 2 रेज टू पावर टी अपॉन टी हाफ। बेटा 2 रेज टू पावर टी, बेटा 3 दिन हो चुके ना, 3 डेज अपॉन हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू 1.41। बेटा 1.41 तो याद ही रहता है, ये तो √2 होता है। तो आप ऐसे सर दिस इज √2। बेटा √2 मतलब 2 की पावर हाफ। पावर बेटा कंपेयर कर दो, 3 डेज
अपॉन हाफ लाइफ मस्ट बी इक्वल टू हाफ। बेटा हाफ लाइफ की वैल्यू मेरे पास आ गई बेटा कितनी, 6 days। ठीक है, ये बेटा आपका आंसर है। मुझसे पूछा बेटा हाफ लाइफ पूछा है डेज के अंदर, तो बेटा सिर्फ आंसर 6 लिख देना बेटा, सिर्फ और सिर्फ आंसर 6। अगेन प्यारे बच्चों, अच्छा सा सवाल, कॉन्सेप्चुअली आराम से इत्मीनान से कीजिए। इस तरह का सवाल बेटा थोड़ी देर पहले मैं कराया भी था, वापस से बेटा कीजिए, बन जाएगा आपसे। करिए बेटा ट्राई। ए न्यूक्लियस ए 203 फिजन इनटू बी, बेटा बी 120 प्लस सी 180, सॉरी बेटा 180 नहीं 80। ठीक है, एमिटिंग सम 3 न्यूट्रॉन, एमिटिंग सम न्यूट्रॉन्स, बेटा कुछ न्यूट्रॉन्स भी हैं, हो सकता है कि बेटा 3 हो, बेटा बैलेंस करना 200, हाँ 3 न्यूट्रॉन होंगे शायद। ठीक है बेटा, कुल मिलाकर कितनी एनर्जी रिलीज है मुझसे ये पूछिए। अगेन बेटा मास डिफेक्ट नहीं दे रखी, सबकी बाइंडिंग एनर्जी पर नंबर ऑफ न्यूक्लियन दे रखी है। जैसे इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर नंबर ऑफ न्यूक्लियन है 6, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर नंबर ऑफ न्यूक्लियन है 6.5 और इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर नंबर ऑफ न्यूक्लियन है 7। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है बेटा, ठीक है कि ना, बाइंडिंग एनर्जी पर नंबर ऑफ न्यूक्लियन बढ़ गई है, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई है, तभी तो बेटा ए बी और सी के अंदर टूटा होगा, वरना क्यों टूटता, क्या जरूरत पड़ी थी इसको। मुझसे पूछा है कितनी एनर्जी रिलीज होगी, बड़ा उसको हम क्यू वैल्यू कहते हैं। मैंने आपको अभी भी एक फॉर्मूला सिखाया था, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट बड़ा दैट बी 6.5 इंटू 120, इसका कितना बेटा 7 इंटू 130। अकेले न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का कोई ऐसे बाइंडिंग एनर्जी नहीं होती, कम से कम कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन ऐसे आस पड़ोस में होता है तब बाइंडिंग एनर्जी होती है। माइनस इसके पास बाइंडिंग एनर्जी कितनी बेटा 203 इंटू 6। ठीक है ना, मेरे ख्याल से सॉल्व करना शायद बेटा 122 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, 122 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट आपके पास आंसर आएगा। मुझसे पूछा है कि बेटा इफ द रिलीज्ड एनर्जी इज एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई है बेटा कितनी 122 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, ये आंसर है। अच्छा सॉरी बेटा, ये x नहीं पूछा, मुझसे पूछा है कि x माइनस 120 कितना होगा, तो बड़ा आंसर आ जाएगा 2। वो सिंगल इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए जानबूझ के ऐसा कर रखा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा, एक और सवाल। आराम से इत्मीनान से बेटा सवाल पढ़िए। लाइट ऑफ इंटेंसिटी, बेटा लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी मुझे गिवन है, दैट इज 3 वाट पर मीटर स्क्वायर इज इंसिडेंट ऑन ए परफेक्टली एब्जॉर्बिंग मेटल सरफेस ऑफ एरिया। बेटा परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है और उसका एरिया मुझे दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर, मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद द नॉर्मल। बेटा नॉर्मल के साथ 60 डिग्री है, तो मान लो कि ये सरफेस ये नॉर्मल है, तो जो लाइट गिरी है बेटा वो ऐसे गिरी है, ये वाला एंगल बेटा आपका 60 है। कितना पावर गिर रहा होगा इस पे, अगर आपको वो निकालना हो बेटा दैट इज आई ए कॉस थीटा। इंटेंसिटी है बेटा आपके पास 3, एरिया है बेटा आपके पास 1, कॉस 60 इज हाफ, बेटा मेरे ख्याल से 1.5 वाट लगातार पावर गिर रही है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय फोटॉन्स ऑन द सरफेस, बेटा सरफेस पर फोटॉन्स कितना फोर्स लगा रहे हैं ये बताओ। ये तो आसान है बेटा, जो फोटॉन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्ब हो रहे हैं लगातार, बेटा लगातार एब्जॉर्ब हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं। जो फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, एब्जॉर्ब होने से जस्ट पहले उनके पास मोमेंटम था इस तरफ h बाई लैम्डा, और एब्जॉर्ब होने के जस्ट बाद उनका मोमेंटम हो गया है 0। तो अकेले फोटोन का जो चेंज इन मोमेंटम है बड़ा वो है आपके पास h बाई लैम्डा। फोर्स जो होता है उसकी वैल्यू होती है बेटा कितने फोटॉन्स प्रति सेकंड गिर रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय प्रत्येक का चेंज इन मोमेंटम कितना है। अच्छा, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने गिर रहे हैं बेटा उसको हम बड़े आराम से ऐसे लिख सकते हैं कि दैट इज पी लैम्डा अपॉन एच सी। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स मेरे पास आ जाएंगे पी लैम्डा, पी मतलब पावर, लैम्डा अपॉन एच सी इंटू चेंज इन मोमेंटम।
चेंज इन मोमेंटम बेटा आपके पास h बाई लेमडा है ही, लेमडा से लेमडा, h से h कैंसिल बेटा, इट कम्स आउट टू बी p बाई सी। तो आंसर बेटा आपका जो है वो p बाई सी के बराबर आना चाहिए। पावर है कितना 1.5 वाट डिवाइड बाई सी, बेटा सी इज 3 इंटू 10⁻8। बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन। बेटा मुझसे फोर्स बोल रखा है कि P इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन, बड़ा इस P की वैल्यू कितनी होगी 5। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो बेसिक से अगर सोचना हो तो बड़ा इस तरह सोच सकते हो। फॉर्मूला अगर पहले से याद हो तो ऑब्वियस बात है, थोड़ी सहूलियत तो हो ही जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सारा का सारा मामला बेटा बहुत ही ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सा ही था। हालांकि मैंने कोशिश की कि मैं हर फॉर्मूले पे इक्का दुक्का सवाल तो बेटा कराई दूँ, फिर भी कोई बचा होगा तो बेटा आपको डीपीपी के अंदर भी उस तरह के फॉर्मूले आ ही जाएंगे। और टेस्ट के अंदर भी बेटा हम लगातार आपको अच्छे सवाल लगातार देते रहेंगे। आप टेस्ट वगैरह मिस ना करें, है ना। ये ना सोचें कि अरे यार सर जिस दिन तैयारी होगी ना उस दिन एग्ज़ाम दूंगा, उस दिन सारे पेपर दूंगा, ऐसा नहीं होता है ना। तैयारी ऐसे तो फिर कभी नहीं होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा ना दिल पक्का करें। अगर आपको अच्छी IIT NIT अच्छी ब्रांच अगर चाहिए तो थोड़ा दिल तो पक्का करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की जो कॉलेज की स्ट्रगल ना वो भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर भी तो ऑब्वियस बात है कि अच्छे बच्चों के बीच में कंपैरिजन रहेगा लाइफ लॉन्ग ही। ठीक है, तो हमें अगर उन लोगों के साथ अगर कम्पीट करना है तो मतलब शुरुआत से स्ट्रॉन्ग लगातार बनना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला जो भी DPs हैं, जो शीट्स हैं, ये सारे लगातार आप करते रहिएगा।